हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैकेनिकल क्रेजी में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हम लोग मैकेनिक्स जो है अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे। अभी तक जो है पार्ट हम लोग सेकेंड कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड पार्ट के लिए हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो देखिए थर्ड पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 67 नंबर। देखिएगा, पढ़िए क्वेश्चन। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट एन एंगल थीटा इज। देखिए ऑप्शन देखते हैं, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस साइन थीटा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड देखते हैं, अंडर रूट टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखते हैं, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू कॉस थीटा। फोर्थ ऑप्शन है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू साइन थीटा। ठीक है, आप सही आंसर चूज करेंगे। इसमें सही आंसर जो होगा मैं टिकअप कर देता हूँ यहाँ पे। सही आंसर जो होगा इसका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार अच्छे से। आगे देखते हैं हम। ठीक है, बात करते हैं आगे। देखिए, हाउ कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। देखिएगा, हम यहाँ पे जो है आज नोट पैड यूज किए हैं, यानी कि पैड यूज किए हैं। देखते हैं कि पैड में कैसा क्वालिटी रहता है। आप लोग बताइए, अगर पैड में सही रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको हटाकर हम फिर से जो है कॉपी पर ही यूज़ करेंगे। कॉपी पेन ही यूज़ करेंगे, वहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। How can the resultant of two forces P and Q such that P is greater than Q acting along the same straight line बट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा समझाएंगे डिटेल में। देखिए जब भी क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन बोलेगा ना, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा, तो हमें पता होना चाहिए सीधी रेखा पर जो है कितनी डिग्री का एंगल बनता है। 180 डिग्री का एंगल बनता है सीधी रेखा पे। ठीक है, तो इस जब इस ऐसा क्वेश्चन आया ना, जब बोले स्ट्रेट लाइन, तो आपको ध्यान में रखना है, जब भी स्ट्रेट लाइन बोलेगा तो हम हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री हमको थीटा का वैल्यू रखना है। थीटा की वैल्यू कितनी रखनी होगी? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के लिए जो इक्वेशन बन के आता है, रिजल्टेंट फाइनल निकलता है जब आप यूज करोगे कौन सा फॉर्मूला, रिजल्टेंट वाला जो अभी हमने ऊपर डिस्क्राइब किया है। तो रिजल्टेंट आर इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा वाला। ये फॉर्मूला हमने अभी ऊपर देखे। इसी फॉर्मूला पे जब आप जो है कि थीटा की वैल्यू आप रखोगे 180 डिग्री, तो आपको फाइनली जो आंसर निकल के आ जाएगा वो क्या निकल के आ जाएगा? फाइनली आंसर निकल के आ जाता है रिजल्टेंट आर बराबर, यहाँ हम सोल्व नहीं करवा रहे हैं, सब लास्ट में करवाएंगे, पी माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके साथ एक्स्ट्रा चीज़ें जान लेते हैं। इसके साथ अगर आपसे पूछता है 90 डिग्री पर, अगर क्वेश्चन पूछता है 90 डिग्री थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री लेकर अगर पूछता है रिजल्टेंट निकालिए, तो उस कंडीशन में आपको याद रखना होगा, उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट का वैल्यू आएगी वो आएगी रिजल्टेंट आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या आएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट। तीसरा देखिए, तीसरा वर्ड पूछता है 0 डिग्री एंगल पर। जब क्वेश्चन में 0 डिग्री एंगल पर पूछता है ना, तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट की वैल्यू होती है वो आर इक्वल टू हो जाता है पी प्लस क्यू। क्या हो जाता है? पी प्लस क्यू हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता दे, जब क्वेश्चन एक और आएगा फोर्थ क्वेश्चन क्या आएगा? जब पी इक्वल टू क्यू होगा और थीटा का एंगल जो होगा वो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री होगा। इस कंडीशन में दे रहेगा कि पी बराबर क्यू है। क्या है? पी बराबर क्यू है। तो या तो ये कंडीशन दिया रहेगा, या तो आपको थीटा इक्वल 120 डिग्री वाला कंडीशन पूछ लेगा। दोनों में से कोई एक कंडीशन पूछेगा। तो जब पी इक्वल टू क्यू बोलता है तो पूछेगा कि एंगल कितना आता है, तो 120 डिग्री। और 120 डिग्री दिया हुआ है तो फिर पूछेगा कि पी इक्वल टू क्यू होगा क्या? हाँ, तब बताना पड़ेगा पी इक्वल टू क्यू होता है। ठीक है, चलिए इस तरीके से आप बता सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है कि सेम सेम जो जो मैंने अभी बताया है वो सारे क्वेश्चन नीचे पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर होगा, पी माइनस क्यू। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन बॉडी स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइंड सरफेस द एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाई। देखिए कोई भी बॉडी है जो कि एक प्लेन से क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है। जैसे लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लेते हैं, इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे रखी हुई बॉडी है, इसको यहाँ से स्लाइड कर रही है। तो ये स्लाइड के लिए कोई एंगल होता है, किस एंगल से स्लाइड करती है? वो थीटा एंगल से। तो वही बोलते हैं मिनिमम फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगी इस बॉडी को स्लाइड करने के लिए। तो जो फोर्स आता है निकल के, फाइनली फोर्स निकल के आता है वो मैं बताऊंगा। यहाँ पे नीचे देखिए ऑप्शन देखिए, एफ इक्वल टू जी इंटू साइन थीटा, एफ इक्वल टू जी इंटू कॉस थीटा, एफ इक्वल टू जी इंटू टेन थीटा। तो फाइनली समीशन जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका निकल के आ जाता है एफ इक्वल टू जी इंटू साइन थीटा। ठीक है, याद रखना। आगे बोलते हैं। देखिए आगे फोर्स देखेंगे, टू फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, पी एक्ट एन एंगल 120 डिग्री। देखिए अभी मैंने बताया था ना कि 120 डिग्री पर क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पे पूछा हुआ है 120 डिग्री टू ईच अदर व्हाट विल देयर रिजल्टेंट। फिर से यहाँ रिजल्टेंट पूछ रहा है, तो आपको मैंने अभी बताया था जब क्वेश्चन में ऐसा पूछे तो क्या करोगे? जब भी 120 डिग्री पूछ दे एंगल में, क्या बोले क्वेश्चन में बोलेगा जब भी 120 डिग्री, तो आपको याद रखना है कि जब भी, क्योंकि हमें यहाँ से फोर्स पूछेगा कि दूसरा फोर्स क्या होगा, तो पी बराबर क्यू होता है, यानी कि दोनों फोर्स इक्वल होते हैं। इसलिए हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि यहाँ पे जो आंसर होगा क्या निकल के आ जाएगा? आंसर जो निकल के आएगा पी आ जाएगा, यानी वो जो फोर्स पूछ रहा है एक फोर्स जो है पी वो बराबर हो जाता है क्यू के। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? इक्वल टू रिजल्टेंट निकल के जो फाइनल आएगा, आप जब 120 डिग्री फोर्स जो है 120 डिग्री जब एंगल आप पुट करेंगे, तो फाइनली आर इक्वल टू क्या निकल के आएगा? पी निकल के आता है। ठीक है, इसको हम डिटेल सबको डिटेल बताएंगे लास्ट में। ठीक है ना, जैसे थ्योरी खत्म हो जाएगा उसके बाद हम न्यूमेरिकल ही कराएंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, हम यहाँ पे हमें भी नहीं अच्छा लग रहा था पैड यूज करके, तो हमने फिर से कॉपी पेन यूज़ किया है और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से हमने लिखने की कोशिश की है। फिर समझाते हैं आपको आगे। देखिए, ए पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाई द टू फोर्सेस इन एन इंक्लूडियम, देन द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस इज इक्वल टू
देखिए कोई भी बॉडी जो है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहने के लिए उसके एंगल कितने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको पता होना चाहिए। अभी हमें बताया कि स्ट्रेट लाइन जो है एक सीधी रेखा है जिसको हॉरिजॉन्टल से लेते हैं, और ये जो है एंगल जो है किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहने के लिए कम से कम उसको 180 डिग्री में होना जरूरी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ ए फोर्सेस गिव द रिजल्टेंट ऑफ, याद रहे जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट फोर्स होता है उसमें जो फोर्स एक्ट करता है वो कौन सा फोर्स होता है, वो फोर्स जो होता है, देखिए ऑप्शन पढ़ेंगे, गिवन ऑप्शन पैरेलल फोर्स होता है, टू कोप्लान कंग्रुएंट फोर्सेस होता है, लाइक पैरेलल फोर्सेस होता है, नॉन कोप्लान नॉन कंग्रुएंट फोर्स होता है। इसका सही आंसर जो हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाता है टू कोप्लानर कंग्रुएंट फोर्सेस। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जो है आपको याद रखना पड़ेगा कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है, उसमें कौन से फोर्स एक्ट करते हैं, तो टू कोप्लानर कंग्रुएंट फोर्स की नीड होती है वहाँ पे, ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास, जब भी क्वेश्चन में बोलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास बोल देगा, जब भी क्वेश्चन में मास इंक्लूड कर देगा ना, किलोग्राम आना ही आना है। ठीक है ना, किलोग्राम आना ही आना है। अगर सीधे पूछ देता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वहाँ पे मीटर का पावर 4 आंसर देंगे, लेकिन जैसे जब क्वेश्चन पूछता है मास मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वहाँ पे किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, तब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन की ओर देखेंगे, मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, किलोग्राम डैश मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर मीटर किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, तो इसका सही आंसर हो जाता है क्या, किलोग्राम डैश मीटर स्क्वायर। ठीक है, याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, देखिए फिर से यहाँ पे अब मोमेंट का प्रिंसिपल क्या कहता है, देखते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन हमने कंसीडर किए हैं, एक रॉन्ग है व एक राइट होगा। ठीक है, पढ़ते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कपल्स कैन बी बैलेंस्ड, ऐसा होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कपल्स बैलेंस्ड होगा, ऐसा कहते हैं कि हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में, नहीं ये गलत है। दूसरा देखते हैं, इफ ए सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेज इज इन इक्विलिब्रियम देन द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इन देयर पॉइंट इज जीरो। यहाँ पे एक कोड सब्जेक्ट होता है कि दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अबाउट, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे दो चीज़ें पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा इधर, ये प्लेन इज जीरो, ये कोडिंग सब्जेक्ट है, यानी एक ट्रिक है। जब आप प्लेन ऑफ मोमेंट पूछे ना, तब आप इस प्लेन इज जीरो से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो एक दूसरे से मतलब लगभग कंबाइंड है, तो वहाँ कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं बता दिया हूँ। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है पैरेललोग्राम से, क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉ ऑफ जो है कि पैरेललोग्राम कौन सा कहलाता है, तो उस कंडीशन में आएगा ना सेम प्लेन आंसर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से मैं भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, याद रखें अलग अलग सारी चीज़ों को। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया था, द एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेमी सर्कुलर, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है सेमी सर्कुलर रीजन का। ठीक है, हैविंग डायमीटर डी अबाउट द डायमेट्रिक एक्सिस दे रखा है, तो इसका डायरेक्टली आंसर हम बताएंगे, क्योंकि ये सब सारे जो है कि ज्योमेट्रिकल फंक्शन है, यानी कि यहाँ से विदाउट सोल्व करके आप नहीं ला सकते हैं, ये सबको सोल्यूशन से ला सकते हैं। फिलहाल आपको डायरेक्टली याद रखना है, तो डायरेक्टली आप याद रखोगे इसको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, पाई डी के पावर 128 हो जाता है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, हर एक चीज़ जो है कि ड्राइव्ड फॉर्म में है, ये सारी चीज़ ड्राइव्ड फॉर्म में है, लेकिन आपको डायरेक्टली याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हमें अभी उसकी बेसिक डिटेल में नहीं जानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, क्लियर विजुअल है ना, अच्छा है ना, दिख रहा है ना आपको, सही से दिखना चाहिए। देखिए सही से दिख रहा होगा आपके क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है, किस अब देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मूवमेंट्स इफ नंबर ऑफ कोप्लानर फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम, देन देखिए किसी भी बॉडी को जो है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम फोर्सेज लग रहा है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, देयर अलजेब्रिक सम ऑफ द सम इज जीरो होना चाहिए, क्या अलजेब्रिक सम जीरो होना चाहिए। दूसरा, लॉ ऑफ मूवमेंट के अकॉर्डिंग द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन इज जीरो, क्या होना चाहिए, किसी भी पॉइंट से जो है कि अलजेब्रिक सम जीरो होना चाहिए, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देख रहे होंगे आपको साफ साफ दिख रहा होगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए साफ साफ दिखना चाहिए, क्योंकि आपको अगर साफ नहीं दिखेगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा, द सेंटर ऑफ ए ग्रेविटी ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल लीज अलोंग इट्स सेंट्रल रेडियस एट डिस्टेंस ऑफ, तो ठीक है, इसको भी हम डायरेक्टली बताएंगे आपको, पहले दिखा दें। इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा चीज़ भी बताऊंगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, 0.6 आर, क्या होगा 0.6 आर। देखिए अब क्वेश्चन पूछता है दूसरा, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो सेमी सर्किल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बता देते हैं आपको, जो इस क्वेश्चन से रिलेट था, इसलिए मैं सोचा बता दें। ये होता है 4r/3 पाई, क्या हो जाता है 4r/3 पाई हो जाता है। ठीक है, दूसरा बता देते हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेमिस्फेयर का, ये हो जाता है, याद रखिएगा 3r/8 हो जाएगा, क्या होगा 3r/8। क्लियर है यहाँ तक सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए प्लेन लेमिना इज नॉट एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर इफ इट इज़, अब पूछ रहा है कि ऐसा इस मतलब गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें से बताइए कि कौन ऐसा प्लेन है, प्लेन ऑफ लेमिना है जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता ही नहीं है। तो सर्किल में होता है, क्या होता है, स्क्वायर में भी होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक रेक्टेंगल भी हो जाता है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा है लेमिना है जिसमें कोई भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। याद करने का तरीका है ना, देखो जब इसका फिगर बनाते हैं ना हम लोग,
तो कुछ इस तरीके से बनता है। तो आप साफ साफ दिख रहा होगा कि इसमें हम कैसे कंसिडर करें। अगर वही ट्रिंगल वगैरह रहता है तो वहाँ पे हम उसका मीडियंस हो जाता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। हर एक में अलग अलग है। उसी तरीके से रेक्टेंगल का बात करते हैं तो उसका डायगोनल्स हो जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी सड़क से बात करते हैं तो उसका सीधे सेंटर हो जाता है। इस तरीके से इसमें कोई आपको ऐसा दिख नहीं रहा है कंस्ट्रक्शन जिससे आप बोल सके कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रिंगल हमने टिकअप कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए वेरिगेनॉन थ्योरम ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें भी मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि इसको कैसे याद रखते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। वेरिगेनॉन थ्योरम थ्योरम द मोमेंट्स ऑफ स्टेट दैट इट नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम देन तो देयर अलजेब्रिक सम इज जीरो। क्या इसका अलजेब्रिक सम जीरो होना चाहिए? नहीं, वेरिगेनॉन थ्योरम के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। देखते हैं दूसरा ऑप्शन, जो कि हमने दो ही ऑप्शन रखा है यहाँ पे, ठीक है। एक रॉन्ग होगा, एक दूसरा राइट होगा। तो दूसरा जो राइट होगा वो क्या कहेगा, कहते हैं द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट फोर्सेस अबाउट द सेम पॉइंट। इसमें यही थोड़ा सा यहाँ कट रहा होगा, लेकिन ये नीचे वाला जो पोर्शन है मैं बता दूं क्या लिखा हुआ है, फोर्स अबाउट सेम पॉइंट लिखा हुआ है। क्या है? फोर्स अबाउट सेम पॉइंट। में यही उस समय आपको बताना चाह रहा था, फोर्स अबाउट सेम पॉइंट। यही लास्ट वाला पोर्शन आप याद रखना, इससे आप पता चल जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा कि वेरिगेनॉन थ्योरम में क्या होता है कि फोर्स अबाउट सेम पॉइंट में ही होना चाहिए उसका फोर्सेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वेरिगेनॉन थ्योरम रिलेट टू, वेरिगेनॉन थ्योरम किससे रिलेट करता है? चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन आ गया, इसी से रिलेट है। तो अभी हमने पढ़ा था इसके ऊपर जस्ट ऊपर हमने वेरिगेनॉन थ्योरम पढ़ा था, तो उसमें क्या बोल रहा था, कोडिंग ध्यान से पढ़े होंगे तो उसमें एक चीज़ बोल रहा होगा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम या प्रिंसिपल ऑफ फोर्स या प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। तो देखिए ध्यान से, जस्ट ऊपर दिखाते हैं आपको। देखिए इसमें पढ़िए, द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर मोमेंट बोल रहा है। क्या बोल रहा है? द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर मोमेंट बोल रहा है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? देखिए द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर मोमेंट, है ना। तो क्लियर है ना, द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर मोमेंट बोल रहा है। तो सीधे सीधे इसको हमको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। यानी वेरिगेनॉन थ्योरम कहाँ किससे रिलेट करेगा? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से, मोमेंटम नहीं होगा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से। याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे दूसरे ऑप्शन से, ठीक है। आगे चलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एक्टिंग इन द कपल इज, द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज एक्टिंग इन द कपल इज क्या हो जाएगा? ऑलवेज ए फिक्स्ड डिस्टेंस से होगा या जीरो पे होगा? ए फाइनाइट वेरिएबल डिस्टेंस होता है, इनफाइनाइट होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए चूज कीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए फाइनाइट वेरिएबल डिस्टेंस। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ए फाइनाइट वेरिएबल डिस्टेंस से होगा। क्या होगा? ए फाइनाइट वेरिएबल डिस्टेंस सही आंसर हो जाता है, ठीक है। याद रखेंगे इसको भी, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज एक्टिंग इन ए कपल इज ए, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ए फाइनाइट वेरिएबल डिस्टेंस है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, बात करते हैं आगे। ए कपल प्रोड्यूसेस टाइप ऑफ मोशन। अब बताइए कि कपल जो है कि किस टाइप का मोशन प्रोड्यूस कर सकता है। लिखता है कंबाइंड ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन ओनली या रोटेशनल मोशन ओनली या रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? क्या हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए कि जब भी कपल लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन देगा। कपल जब भी लगता है, देखिए कपल लगने के लिए हमें पता है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होता है टोटली। तो जब भी कपल लगेगा कैसे लगेगा, एक मिनट में इसको बता दूँ, ठीक है। कैसे लगेगा कपल? पूरी तरीके से इक्वल अनलाइक फोर्सेस होता है, ठीक है, अनलाइक फोर्सेस। तो ये जब भी लगेगा तो ये रोटेशनल मोशन करता है इस किसी पॉइंट से, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम आप याद रख सकते हैं कि किस तरीके से, मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कंबाइंड ट्रांसलेटरी करेगा रोटेशन नहीं, वो तो फिक्स पॉइंट के ऊपर रोटेट कर रहा है ना, इसलिए क्या ओनली आंसर आएगा? ओनली आंसर जो हो जाएगा इसका रोटेशनल मोशन होगा। आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा साफ साफ और ऑप्शन भी, इसका आंसर सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, आर डिफरेंट विल फॉर्म ए। तब आपको पता होना चाहिए जिसका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा वो क्या बनाएगा इसमें से, आर्म ऑफ कपल बनाएगा, टर्क बनाएगा, मोमेंट बनाएगा या कपल बनाएगा। देखिए पहले मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है एज इट इज एक क्वेश्चन जो है ITI लिमिटेड का, ITI लिमिटेड में पूछा गया है। अभी जस्ट एग्जाम हुआ है ITI लिमिटेड रायबरेली का, वहाँ एक्यूरेट क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें बहुत लोगों ने कन्फ्यूज़ किया और कन्फ्यूज करके आर्म ऑफ कपल आंसर लगा दिया। क्या लगा दिया? आर्म ऑफ कपल। लेकिन इसका सही आंसर जो होता है ओनली कपल होता है, आर्म ऑफ कपल कभी नहीं देंगे, याद रहे। क्या आंसर सही होगा इसका? कपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे हुए हैं और पूछ भी रहे हैं, दोबारा रिपीट भी हो रहे हैं, चीज़ों को ध्यान में रखें इसलिए। एक कपल कंसिस्ट ऑफ, अब कपल क्या कंसिस्ट कर सकता है? कपल होता क्या है? अभी मैंने बताया है ना, कपल होता क्या है? टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ ए सेम मैग्नीट्यूड। देखिए मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होना चाहिए कपल जब भी एक्ट करेगा, ठीक है। किसी पॉइंट से कपल तभी एक्ट करेगा जब उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा और लाइक वाले फोर्सेस नहीं होगा, अनलाइक वाले फोर्सेस होगा, यानी कि अदर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बाकी हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट किए हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपको जानने से ज़रूरत है ना, एक एक चीज़ जानिए, अच्छे से जानिए, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें लीजिए। चलिए, व्हेन टू इक्वल्स अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस विथ डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन एक्ट ऑन ए बॉडी दे कॉन्स्टिट्यूट ए। अब आप पता होना चाहिए, फिर से कोई क्वेश्चन है, रिपीट पर रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट किया जा रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? व्हेन टू इक्वल्स
when two equal opposite and parallel forces with different lines of action act on my body they constitute क्या कंस्टिट्यूट करेगा मोमेंट कंस्टिट्यूट करेगा कपल करेगा इनर्शिया करेगा नॉन आपको पता होना चाहिए अभी ऊपर से बताते आ रहा हूँ कि हमेशा एक कपल करेगा चूँकि याद रहे कि कपल मोमेंट डिफरेंस यही होता है ये फिक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए इसके लिए मोमेंट के लिए हमेशा डिस्टेंस होना चाहिए मोमेंट तभी एक्ट करेगा कपल जो है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होता है ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है तो ये नहीं कि मोमेंट लगा दिए हैं ठीक है चलिए अब देखते हैं व्हेन ट्राइंग टू टर्न ए की इन एक लॉक विच ऑफ द फ्लोइंग इज अप्लाइड फोर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको पिकअप किया है इसका सही आंसर क्या हो जाता है उसी प्रकार इसका भी आंसर कपल होगा जो कपल भी आपको पता ही होना चाहिए कि सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाते हैं हम उसमें और अनलाइक पार्सेस फोर्सेस होता है अदर डायरेक्शन में इसलिए इसका आंसर क्या होगा कपल चलिए यहाँ पे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज़ क्लियर है चलिए ये लिखता है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यानी कि आपने जो आज हमारी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ठीक अब हम बात करेंगे ये देखिए हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है लगभग जो है इस वीडियो में बहुत सारी कर लिया है कंप्लीट अब बच रहा है आगे हम बात करेंगे पार्ट 4 के साथ ठीक है चलिए आपको वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट करके और उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अब अपने दोस्तों के पास साथ भी शेयर कीजिए देखिए ये जो हम क्वेश्चन उठाए ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैकेनिक्स का ठीक है ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है सभी एग्जाम में पूछे गए हैं ठीक है तो यहाँ पे कोई भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है पहले बता दूँ और इसके साथ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि टेलीग्राम पे अपना ग्रुप है जिसका नाम है इसरो DRDO ग्रुप और टीम क्यूजमेट ये 2 ग्रुप हैं उसके साथ साथ पेड ग्रुप भी है तो पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए वहाँ पे ओनली 30 RS पे करना है और आपको पूरे मंथ तक जो है कि आराम से टेस्ट देना है और सबसे बड़ी बात है कि आपको वहाँ पे 2 टाइम टेस्ट मिल रहा है और उसके साथ साथ आपको जो है UPRVNL जो कि एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी हो रहा है वहाँ पे क्यों क्योंकि वहाँ पे सारे सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं यहाँ तक GK GS भी लिया जा रहा है उसके अंतर्गत साइंस वाइंस का भी क्वेश्चन लिया जा रहा है रीजनिंग भी लिया जा रहा है हिंदी भी कराया जा रहा है यहाँ तक ठीक है ना तो सारे सब्जेक्ट का वहाँ पे लगभग आप पढ़ के आइए और वहाँ पे टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए बहुत बेनिफिट मिलेगा रियली ठीक है और ठीक है आप थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ओके थैंक यू